फिर उसके बाद हम रीतिकाल के प्रत्येक कवि पर, जितने भी कवि आपके सिलेबस में हैं उन सब पर हम धीरे धीरे बात करते रहेंगे और एक एक वीडियो मैं आपको भेजता रहूँगा। और उम्मीद करूँगा आपसे मैं, और मुझे विश्वास भी है कि मैं अपनी उम्मीद पर खरा उतरूँगा कि आप इन क्लासेस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन कक्षाएं बंद हो गई हैं। अब ऑनलाइन कक्षाओं का ये एक सहारा फिलहाल बचा हुआ दिखता है। तो आज मैं अपनी क्लास में रीतिकाल के बारे में कुछ आपसे बातचीत करूँगा। मैं ऐसा कुछ पढ़ाऊँगा आपको कि आप उन्हें चाहें तो लिख भी सकते हैं, लिख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर ना लिख सकें तो आप कई बार हमारी वीडियोज़ को सुनेंगे तो भी बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। लिखने के बावजूद ऐसा नहीं कि लिख लेंगे तो सुनिएगा मत, लिख लीजिएगा। लिखने से आपका नोट्स तैयार हो जाएगा और हम जो आपको बताएंगे एक कहानी के तौर पर, वो आप बार बार सुनेंगे लिखने के बावजूद, तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। केवल सुनना थोड़ा सा कम अच्छा है, लेकिन लिख भी लेना और कई बार सुनना, ये दोनों मिला करके आपके लिए ज़्यादा बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि रीतिकाल का जो दौर था, उस दौर में हिंदुस्तान में यानी भारतवर्ष में यहाँ की सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक ये परिस्थितियाँ किस प्रकार थीं और रीतिकाल के आगमन के समय क्या क्या चीज़ें चल रही थीं समाज में, राजनीति में, संस्कृति में और साहित्य में। सबसे पहले हम पॉइंट्स में इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रीतिकाल की सामाजिक परिस्थिति के संबंध में। तो आप पॉइंट्स में हम बात करेंगे अपनी, एक एक पॉइंट्स हम आपको यहाँ से बोलेंगे, आप उन्हें लिखेंगे या ना लिखेंगे ये आपकी मर्जी है। मैं बोलूँगा ऐसा ही धीरे धीरे ताकि आप उन्हें लिख भी सकें। तो पहला पॉइंट इसमें है कि रीतिकाल भोग विलास का युग था। रीतिकाल भोग विलास का युग था जिसने तत्कालीन सामाजिक जीवन को पूरी तरह बदल दिया। जिसने तत्कालीन सामाजिक जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। रीतिकाल भोग विलास का युग था जिसने तत्कालीन सामाजिक जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। दूसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे, सामाजिक जीवन में नाना प्रकार की विकृतियां व्याप्त हो गई थीं। सामाजिक जीवन में नाना प्रकार की विकृतियां व्याप्त हो गई थीं। और ये विकृतियां कौन कौन सी थीं? ये विकृतियां आप लिखेंगे, नारी के प्रति भोगवादी दृष्टि, नारी के प्रति भोगवादी दृष्टि, द्यूत क्रीड़ा, मद्यपान मतलब शराब, नारी के प्रति भोगवादी दृष्टि, द्यूत क्रीड़ा और मद्यपान जैसी विकृतियों से पूरा समाज आक्रांत हो गया था। जैसी विकृतियों से पूरा समाज आक्रांत हो गया था। अगला बिंदु लिखेंगे, इस युग में ऊंच नीच का भेदभाव, छुआछूत, बाल विवाह, बहुविवाह, रूढ़ियां, अंधविश्वास और व्यक्तिगत स्वार्थ अत्यंत प्रभावी हो चले थे। और व्यक्तिगत स्वार्थ अत्यंत प्रभावी हो चले थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रीतिकालीन समाज में किसानों, मजदूरों का शोषण और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। किसानों, मजदूरों का शोषण और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था।
अगला बिंदु लिखेंगे, हिंदू और मुस्लिमों के बीच धार्मिक विद्वेष भी अपने चरम पर था। हिंदू और मुस्लिमों के बीच धार्मिक विद्वेष भी अपने चरम पर था। समाज का नैतिक पतन पूरी तरह से हो चुका था। समाज का नैतिक पतन पूरी तरह से हो चुका था। तो ये थी उस समय की कुछ प्रमुख सामाजिक परिस्थिति। अब हम बात करेंगे उस समय की कुछ राजनैतिक परिस्थिति पर कि उस समय का राजनैतिक जीवन किस प्रकार से। तो आप हेडिंग डालेंगे, रीतिकालीन राजनैतिक परिस्थिति। रीतिकाल के दौरान राजनैतिक दृष्टि से सम्राट शाहजहां से लेकर औरंगजेब तक का शासनकाल था। कहाँ से कहाँ तक? सम्राट, मुगल सम्राट थे शाहजहां, उनसे लेकर के औरंगजेब तक का शासनकाल था रीतिकाल के दौरान। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, शाहजहां के वक्त मुगल साम्राज्य सुख, शांति, वैभव और कला संस्कृति में अपनी उन्नति पर था। सुख, शांति, वैभव और कला संस्कृति में अपनी उन्नति पर था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, औरंगजेब के सम्राट बनने के पश्चात औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता, प्रतिक्रियावादी धार्मिक नीति के कारण समाज टुकड़ों में और अधिक बंट गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजनैतिक व्यवस्था और भी बुरी हो गई। और अंततः मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये थी राजनीतिक परिस्थिति, यानी सम्राट शाहजहां से लेकर औरंगजेब तक का शासनकाल था। शाहजहां के यहाँ सुख, शांति, वैभव, कला, संस्कृति ये सब अपने उन्नति पर था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब के हाथ में सत्ता आती है, आप जानते हैं धार्मिक रूप से बहुत कट्टर व्यक्ति था वो, और उसकी प्रतिक्रियावादी नीति, धार्मिक कट्टरता, हिंदुओं के प्रति एक प्रकार का आप समझ लीजिए कि धार्मिक रूप से उनको बड़ा परेशान किया जाना, ये सब शुरू हुआ। और धीरे धीरे समाज क्या हुआ, वो टुकड़ों में बढ़ता हुआ चला गया और भी ज़्यादा विशृंखल हो गया। और ये विशृंखलता चलती ही रही और इतनी बढ़ गई कि यह मुगल साम्राज्य के पतन तक चली गई और अंततः मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये थी राजनीतिक परिस्थिति। अब हम चलते हैं साहित्यिक परिस्थिति की ओर। साहित्यिक परिस्थिति आप लिखेंगे, रीतिकाल की साहित्यिक परिस्थिति। साहित्यिक, इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, साहित्यिक दृष्टि से रीतिकाल श्रृंगारिकता, चमत्कार प्रदर्शन एवं अलंकरण का काल था। श्रृंगारिकता थी, हर तरफ श्रृंगारिकता का बोलबाला था साहित्य में।
चमत्कार प्रदर्शन का बोलबाला था। अपनी कविताओं से लोगों को चमत्कृत कर देना हर कवि ये चाहता था। और अलंकरण का काल था, यानी किसकी कविता में कितना ज़्यादा से ज़्यादा अलंकार आ गया हो, ये बड़ा एक दिखावा सा चल रहा था, एक फैशन शो चल रहा था कविता को लेकर के। तो एक प्रकार का एक फैशन शो चल रहा था जिसमें कि हमारी कविता में श्रृंगारिकता इस कोटि की है, चमत्कार ऐसा है, अलंकार ऐसा है। तो इस दृष्टि से रीतिकाल में श्रृंगारिकता, चमत्कार प्रदर्शन और अलंकरण का काल था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रीतिकाल में साथ ही साथ वीर, भक्ति, नीति एवं आश्रयदाताओं की प्रशस्ति से संबंधित कई रचनाएं हुईं। क्या क्या हुआ? ये सब चल रहा था, श्रृंगारिकता चल रही थी, चमत्कार प्रदर्शन चल रहा था, अलंकरण चल रहा था। इसके साथ ही साथ कुछ और चीज़ चल रही थी। क्या? वीर भावना चल रही थी। अगर उस युग में कोई बहादुर सेनानी था, कोई बहादुर सेनापति था, सम्राट था, तो उसके वीरोचित कार्यों को भी रीतिकाल के कवियों ने बहुत अच्छी तरह से बखान किया। हम ले सकते हैं नाम इसमें किसका? हम ले सकते हैं नाम इसमें भूषण का। भूषण ने शिवाजी और छत्रसाल की प्रशंसा में बहुत उच्च कोटि के कवित, छंद और सवैये लिखे। वहीं साथ ही साथ भक्ति की भी बात चल रही थी, नीति की भी बात चल रही थी, और एक बहुत ज़बरदस्त बात चल रही थी किसकी? आश्रयदाताओं के प्रशंसा की। यानी जो भी कवि जिस राजा के आश्रय में रहा करता था उसकी बेवजह प्रशंसा वो किया करता था। वो चाहे बहादुर हो या ना हो, उसकी वो कभी अपने राजा को इतना बड़ा बहादुर दिखा देता था कि आपको ताज्जुब होगा, जबकि वो तलवार भी चलाना शायद ना जानता हो। उसके चरित्र, चाहे उसका चरित्र कितना ही खराब क्यों ना हो, वो चरित्र से कितना ही दुर्बल क्यों ना हो, लेकिन आश्रयदाताओं ने उसके चरित्र को कभी दुर्बल नहीं दिखाया। तो आश्रयदाताओं के यहाँ रह करके तमाम रीतिकाल के कवियों ने उनकी प्रशंसा में झूठे ही तमाम ग्रंथ लिख डाले। ये एक बहुत तगड़ी प्रवृत्ति रीतिकाल में चल रही थी। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। इसके साथ ही साथ कवियों में आचार्यत्व की प्रतिष्ठा पाने की भावना भी अपने चरम पर पहुंच गई थी। आचार्यत्व के रूप में प्रतिष्ठा पाने की भावना भी अपने चरम पर पहुंच गई थी। ये क्या है? असल में क्या है कि रीतिकाल में जो ग्रंथ लिखे गए उसमें ये हुआ कि कौन कितना काव्य शास्त्र को जानता है, काव्य के शास्त्र को कौन कितना जानता है। तो उस काव्य शास्त्र के ऊपर तमाम लोगों ने अपने आप को बड़ा से बड़ा आचार्य घोषित करने के चक्कर में तमाम रचनाएं कर डाली। तो ये भावना बड़ी वेगवती थी, बड़ी प्रबल थी कि कौन सबसे बड़ा आचार्य हो सकता है। तो इसे कहते हैं आचार्यत्व के रूप में प्रतिष्ठा पाने की जो भावना थी वो अपने चरम पर थी। अगला बिंदु लिखेंगे, रीतिकाल के कवियों की प्रायः सभी कविताएं राज्याश्रय में लिखी गईं। इसलिए इन कविताओं में सामान्य जनजीवन से दूरी बन गई। भाई राजाओं के यहाँ रहते थे सारे कवि लोग, तो राजाओं के ही रंग में खुद रंग जाते थे और ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया में सिर्फ मज़े ही मज़े हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ नशा ही नशा है, ना कहीं भुखमरी है, ना कहीं गरीबी है, ना कहीं दुख है और ना कहीं दर्द। इस कारण से राज्याश्रय में जो पली बढ़ी रचनाएं कवियों की, उन रचनाओं में सामान्य व्यक्ति के जीवन की
कुछ भी बातें नहीं है, वो सामान्य जनजीवन से दूर होती चली गई। अगला बिंदु लिखेंगे, रीतिकाल के कवियों ने ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया। रीतिकाल के कवियों ने साहित्य लेखन में ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट, रीतिकाल का संपूर्ण साहित्य भोग और विलासिता से ओतप्रोत था है। रीतिकाल का संपूर्ण साहित्य भोग और विलासिता से पूर्णतः ओतप्रोत है। और अंतिम बिंदु लिखेंगे इसमें साहित्यिक परिस्थिति के अंतर्गत, रीतिकालीन कविता 3 धाराओं में प्रवाहित हुई। रीतिकालीन कविता 3 धाराओं में प्रवाहित हुई। अब उन धाराओं के नाम लिख देंगे आप। पहली धारा लिखेंगे आप रीतिबद्ध, रीतिबद्ध। दूसरी लिखेंगे रीति सिद्ध और तीसरी लिखेंगे रीति मुक्त। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, इन तीनों पर बहुत डिटेल में हम आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल एक परिचयात्मक विवरण आपको देते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और आज के इस क्लास के मैं अंतिम बात करूंगा रीतिकाल की सांस्कृतिक परिस्थिति। आप हेडिंग डालेंगे रीतिकाल की सांस्कृतिक परिस्थिति और फिर से पॉइंट्स में लिखेंगे, औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता के कारण, औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता के कारण रीतिकाल में संस्कृति अपने पतन के कगार पर पहुंच गई थी। संस्कृति अपने पतन के कगार पर पहुंच गई थी। पॉइंट नंबर 2, दूसरा बिंदु लिखेंगे, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक खाई जबरदस्त बढ़ गई थी। जबरदस्त बढ़ गई थी। अगला बिंदु लिखेंगे, धर्म को लेकर यह अधः पतन का काल कहा जा सकता है। धर्म को लेकर यह अधः पतन का काल कहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सामान्य जनता में अंधविश्वासों, रूढ़ियों और आडंबरों ने ऐसा डेरा डाल रखा था कि धर्म अपने मूल रूप से विकृत हो गया था। धर्म अपने मूल रूप से विकृत हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, राधा और कृष्ण, राम और सीता, राधा और कृष्ण, राम और सीता जैसे आदर्श पात्रों को इस काल के कवियों ने, राधा कृष्ण राम सीता जैसे आदर्श पात्रों को इस काल के कवियों ने विलास और काम क्रीड़ा से जोड़कर देखना प्रारंभ कर दिया था। विलास और काम क्रीड़ा से जोड़कर देखना प्रारंभ कर दिया था। कहने का मतलब ये हुआ कि इस काल के कवियों ने श्रृंगारिकता और नारी के प्रति भोगवादी दृष्टि का इतना प्रचलन कर दिया था और उसका मोहरा बनाते क्या थे कि हम तो राधा और कृष्ण के प्रेम की बात कर रहे हैं, हम तो सीता और राम के प्रेम की बात कर रहे हैं, हम कहाँ श्रृंगारिकता और नारी के प्रति भोगवादी दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो इसलिए कई कवियों ने लिखा भी कि अब के कवि करी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। तो एक मोहरा बनाया गया और अपनी जो उसके अपने कवि के अंदर की जो काम क्रीड़ा या भोग विलास की भावना थी वो राधा और कृष्ण को मोहरा बना करके
लिखी गई और खूब लिखी गई, जम करके लिखी गई। अगला बिंदु लिखेंगे, रीतिकालीन समाज में श्रृंगार प्रधान उपासना का बोलबाला बढ़ गया था। रीतिकालीन समाज में श्रृंगार प्रधान उपासना का बोलबाला बढ़ गया था। और अंतिम पॉइंट लिखेंगे, रीतिकाल सांस्कृतिक दृष्टि से भक्ति के पराभव का काल था। रीतिकाल सांस्कृतिक दृष्टि से भक्ति के पराभव का काल था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप इस क्लास को पढ़ें, लिखें, सुने कई बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार आप इसे सुने। सुन करके आप इसे याद करें, समझें। हमारी बातों को आप सुने, जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपके दिमाग में कोई ना कोई एक चीज़ जाके फीड हो जाएगी। तो बस ऐसे ही आप पढ़ते लिखते रहें और हमारी आपकी मुलाकात अब होती रहेगी और अगली वीडियो में बहुत जल्द हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।